अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शुएब। आज राइजिंग पाकिस्तान का सेट बिल्कुल ऐसा है जैसे इस्लामाबाद की सड़कें, यानी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, हमें सबीन नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे फर्क यह है कि सबीन वाकई नहीं है। शी टुक एन ऑफ। तो कभी कभी हो जाता है, चाहे कोई कमिटमेंट हो, चाहे कोई तबीयत हो, या चाहे दिल ना चाह रहा हो। अब इसमें से कौन सा मामला ये हम कल सबीन से पूछेंगे। लेकिन हाँ, जब आप घरों से निकलते हैं, स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, हमें मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो वाकई मौसम सुबह सुबह ऐसा है आज, बल्कि इस्लामाबाद में तो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा धुंध, बल्कि कहना चाहिए अंधा धुंध, यानी धुंध अंधा धुंध थी। और जो बाइक्स पर आ रहे हैं ज़ाहिर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसला, जो गाड़ियों पर भी आ रहे थे, विजिबिलिटी तकरीबन कह सकते हैं, मैं ज़ीरो नहीं कहूँगा बट 10 to 50 मीटर्स तक विजिबिलिटी थी। कुछ जगहों पर ज़ाहिर है बिल्कुल इशू बहुत ज़्यादा था। तो आज जिनका ऑफिस जल्दी स्टार्ट होता है वो थोड़े से ताख़ीर से पहुँच सकते हैं। दैट्स ओके, समटाइम्स इट्स रियली ओके टू बी लेट, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे ज़रूरी है कि आप खैरियत से पहुँच जाएँ। एक तो हम सब के लिए दुआ गो हैं कि सब खैरियत से अपने अपने कामों पर पहुँचें, और जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं आज वो श्योरली थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, चूँकि ज़ाहिर है धुंध की वजह से थोड़ा ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हो जाता है। ये सिचुएशन सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं, बल्कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैदानी इलाकों की है। मैं भाई देख रहा था नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जो ट्रैवल एडवाइजरी होती है, चूँकि उसकी वेबसाइट पर सारा कुछ आ रहा होता है। सो एक दो जो पोर्शंस हैं उसके अलावा मोटरवे को बहरहाल मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया है। हम नॉर्थ की बात भी कर लें, यानी पेशावर की तरफ का जिक्र भी कर लें, M1, या फिर इस्लामाबाद टू लाहौर, यानी इस्लामाबाद टू कोर्ट मूवमेंट तो इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद है। जैसे जैसे सिचुएशन बेहतर होगी तो ट्रैफिक के लिए इसको खोल दिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपने भी ट्रैवल करना है, कहीं पर आप जा रहे हैं, चूँकि पंजाब में बहरहाल छुट्टियाँ हैं बच्चों की, अभी तक उनके अभी स्कूल ओपन नहीं हुए। इस्लामाबाद में चूँकि ओपन है, इसलिए मैंने इस्लामाबाद से मुतालिक ये बात की थी, स्कूलों से मुतालिक। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, इफ़ यू हैव अ प्लान, तो प्लीज़ पहले आप देख लें, एक कि क्या रास्ता खुला है, और दूसरा क्या आपकी गाड़ियों की फॉग लाइट्स हैं या नहीं हैं। प्लीज़ अगर आप कहीं जा रहे हो तो हाई बीम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फॉग में हाई बीम थोड़ी डेंजरस हो जाती है, बल्कि ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। सो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, बहुत एहतियात के साथ ड्राइव करते करते आप अपनी मंजिल की तरफ पहुँचें। मंजिल, अक्सर लोग कहते हैं जी मंजिल कुछ नहीं होती, रास्ता होता है। तो रास्ता खूबसूरत होना चाहिए, तो रास्ता, उसमें साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पर आप जा रहे होते हैं उस रास्ते को एंजॉय करें, उस साथ को एंजॉय करें। मंजिल की फिक्र बहरहाल इतनी नहीं करनी चाहिए। मंजिल तो मंजिल ही है, किसी के लिए रास्ता ही मंजिल होता है, और किसी के लिए एक मंजिल और फिर उसके बाद एक और मंजिल होती है। आप भी कहेंगे सुबह सुबह मैं आज इतनी फिलोसफी वाली बातें क्यों करूं, मैं अकेला हूं तो अकेला बंदा यही कर सकता है। मेरे साथ सबीन होती तो मैं थोड़ा सा सबीन से गपशप लगा लेता। सो इसीलिए कहते हैं ना कि वो एक से दो भले। तो जब दो शो एंकर्स होते हैं फिर ज़्यादा आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन आज आपको भुगतना पड़ेगा मुझे अकेले, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। सो लेट्स डू दिस शो जी। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जिनके साथ हम उनकी एक्सपर्टीज़ से मुतालिक बात कर रहे होंगे, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमें बात करनी है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इस शो को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ब्रेक की तरफ जाए, मुझे एक छोटी सी बात और याद आ गई है। वो बात यह है कि जब हमारे आस पास हमारे प्यारे रिश्तों में कभी ऐसा कोई मामला हो जाए जिसमें हमें लगे कि कुछ चीज़ हमें नामुनासिब लगी है, कोई चीज़ हमें थोड़ी सी बुरी लगी है, तो वो शेयर कर लेनी चाहिए। हुआ ये कि सब मेरी एक बहुत प्यारी टीम मेंबर जी नाजिया ने मुझे कहा शुएब मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैंने कहा है क्यों? उसने कहा आपने मुझे बर्थडे पे ही नहीं बुलाया था। अब मैं सोचूं ओ ये तो मुझसे गड़बड़ हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक थोड़ी सी पार्टी रखी थी कुछ दिन पहले, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं था उसका। दैट वाज अ सरप्राइज वन फॉर मी। तो मैंने कहा नाजिया मुझे तो खुद उसका नहीं पता था, तो ये मुझसे देखे नाजिया गलती है। तो मैंने कहा मैं आने रहा ये जिक्र भी करूँगा। मैंने कोट ये वाक़या इसलिए किया कि हमारे जो ये बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं ना हमारे, बिकॉज PTV होम है, फैमिली की तरह हमारी टीम है, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। तो उसमें अगर किसी को किसी की बात बुरी लगती है तो इट्स वेरी गुड कि हम शेयर करते हैं दूसरे के साथ, और हम उसको फिर कॉम्पनसेट भी करते हैं। सो नाजिया हम इसे कॉम्पनसेट करेंगे। एनीवेज अब बढ़ते हैं आगे एक ब्रेक की तरफ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इस शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान विद मोहम्मद शुएब ओनली। हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार।
भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या दिल करो? में सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो? वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. हम हैं सुल्तान आजम उम्मते मोहम्मदी के रहनुमा अल सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान। अगर तुम बारबरोसा को जिंदा पकड़कर ले आए यहाँ, तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। तो ये सुल्तान मौसम के मंसूबों से भी वाकिफ हो सकते हैं। दारुल हुकूमत में कोई जासूस मौजूद है। हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Let's get digital with Zong 4G. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स से मुतालिक, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से मुतालिक। इट्स सो गुड टू सी, स्कूल्स में भी हम देख रहे होते हैं कि बच्चों में रुझान नज़र आ रहा होता है और कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे होते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स भी दिए जा रहे होते हैं। और ज़ाहिर है चूँकि यूनिवर्सिटी लेवल पे तो चीज़ें हो ही रही हैं, इदारों के लेवल पे तो हो ही रही हैं, लेकिन हम अक्सर बात करते हैं कि छोटे बच्चों में ही इसका रुझान पैदा होना, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे आगे बढ़ें तो उनको पता हो कि अच्छा उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है। और जब हम पाकिस्तान में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे होते हैं, उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है और कितना ज़रूरी है कि इसमें हम और काम करें। सो आज इस मौजूद पर हम गुफ्तगू करेंगे। जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ करा देता हूँ। डायरेक्टर है नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, डॉक्टर उमर शहबाज साहब।
2018 में ये सेंटर बना था, उस वक्त से इसके डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ वो नस्ट में पढ़ा भी रहे हैं, मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। चूँकि नस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है, NERC नेशनल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स कंपटीशन, जिसमें हम देखते हैं कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ बल्कि स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो डिफरेंट और ग्रुप्स हैं हमें वहाँ पे वो नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि कुछ मदरसे के स्टूडेंट्स भी हमें वहाँ पे नज़र आते हैं और वो जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट वहाँ पे करते हैं तो सो गुड टू सी कि सब के लिए वो एक ओपन होता है और उसमें उनकी पार्टिसिपेशन, इट्स सो गुड टू सी दैट, और वो नज़र आता है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल, हम कैसे उसको टैप कर रहे हैं। सो आज हम इस मौजूद गुफ्तगू करेंगे, उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग सर बहुत शुक्रिया। सर आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद दिस सेंटर जो कि 2018 में बना था, आप डायरेक्टर हैं उस वक्त से माशाल्लाह। थोड़ा सा बताएंगे सर उस वक्त आइडिया क्या था, जो आइडिया कंसीव हुआ और उसके तहत फिर ये सेंटर बना? जी बिल्कुल, ये जी 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का ब्रेन चाइल्ड था और वो चाह रहे थे कि कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने चाहिए। इसके अंदर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ये 4 नेशनल सेंटर मुल्की लेवल के ऊपर लॉन्च किए गए थे जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहे हैं और मैं नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को लीड कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बात जो इस सेंटर के हवाले से है कि ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के अंदर ये सारे एक्सपर्ट्स थे ये स्कैटर्ड थे। सो नॉर्मली जब एक सेंटर होता है जो कि एक बिल्डिंग के अंदर होता है और उसी के अंदर सब लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ऐसे नीश एरियाज थे जिसके एक्सपर्टीज़ एक जगह पे नहीं थे, पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए थे। सो ये तमाम सेंटर्स जो हैं ये कंसोर्शियम मॉडल के तहत काम कर रहे हैं। सो जो मेरा सेंटर है नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इसकी जो लैब्स हैं ये पाकिस्तान की 13 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस्टेब्लिश्ड हैं। सो डज दैट मीन कि सेंटर का मतलब ये है कि वो है तो सही लेकिन उस बहुत सी यूनिवर्सिटी उसके साथ मिलकर काम कर रही हैं? एग्जैक्टली कंसोर्शियम मॉडल के तौर पे ये है जो कि एक यूनिक किस्म का आइडिया था। और सेम जो आइडिया है ये अप्लाई हुआ है बाकी जो तीन सेंटर्स और हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी है, जिसमें बिग डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। क्योंकि ज़रा ये सारे बज़वर्ड्स भी हैं स्पेशली AI को लेकर, लेकिन इट्स सो गुड टू हियर कि 2018 से ही देखें ज़्यादा काम होना शुरू हुआ है इस पर, चूँकि अदरवाइज AI ठीक है काफ़ी अरसे से बात तो हो रही है बट रिसेंटली 2-3 सालों में ज़रा ज़्यादा बात हुई है। शायद चैट GPT ने हमें ज़्यादा इस वर्ड से आशना करवा दी है AI को लेकर प्रॉब्लली। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एक डिस्ट्रप्टिव चेंज आया है बिकॉज ऑफ चैट GPT एंड OpenAI प्लेटफॉर्म। सो अब चूँकि 2018 से ना सिर्फ आपका सेंटर बल्कि बाकी 3 सेंटर्स भी काम कर रहे हैं, आई एम श्योर कि उससे बारे मुतालिक भी आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। कितना हम डिलीवर कर पाए हैं, कितना हम चेंज क्रिएट कर पाए हैं उसकी वजह से? जी देखें, पाकिस्तान को जो इन सेंटर्स का एक मकसद था और जो बड़ी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को वो ये इंडिजिनाइजेशन की है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है। हमारी जो इंडस्ट्री है उसको ऑटोमेशन की तरफ लेके आना है और ना सिर्फ लेके आना है, उनको रेलिवेंट HR भी प्रोवाइड करनी है। सो जिन एरियाज़ के अंदर हमारा सेंटर काम कर रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर रोबोटिक्स भी शामिल है, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स भी शामिल हैं, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, हैप्टिक्स, बायोमेडिकल रोबोटिक्स। सो बहुत डाइवर्स किस्म के एरियाज़ हैं जिसके अंदर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो इसके अंदर एक तालीम और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने शोबे के अंदर, ये इसके अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। हमारी स्पिन ऑफ्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी इस जो रोबोटिक्स का एरिया है इसके अंदर इमर्ज करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि सर आज भी हम देखते हैं कि जब भी कोई कंपटीशन भी होता है, हम जितने स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो विन भी करके आते हैं कंपटीशन, वो ये ज़रूर कहते हैं कि अच्छा जो रॉ मटेरियल है ना हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, वी डोंट हैव दैट रॉ मटेरियल। रोबोट्स बनाने में जितने भी बना रहे होते हैं, मैं मैक्सिमम ही कहूँगा बिकॉज वो ये राय रखते हैं। क्यों ऐसा है, हम इस पर अभी तक डिपेंडेंट क्यों हैं? ये जी आपने बहुत ही एक ज़बरदस्त नुक्ते के ऊपर निशानदेही की है। बेसिकली फ़िलहाल हम एक टॉप डाउन अप्रोच की तरफ जा रहे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स जो कि रोबोट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। और रोबोटिक्स का जो एरिया है तो फिलहाल इसी तरह हो रही है कि हम इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं, एक नए आइडिया की तरफ एक नए रोबोट उससे डेवलप किया जाता है। एक चीज़ जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है और मैं खुद भी कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस बात को कहता रहता हूँ कि हमें टॉप डाउन के साथ एक बॉटम अप अप्रोच चाहिए जिसमें आप आप जो खाम माल है, आपके मादियात हैं, उसको आप रिफ़ाइन करें, वहाँ से अच्छा मटेरियल निकालें, उससे सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स डेवलप करें
और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, दैट इज़ द पॉइंट, यू नो, जब ये मुल्क एक तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। फिलहाल हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है। हम प्रोडक्ट लेवल के इंपोर्ट को अभी कंपोनेंट लेवल इंपोर्ट के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इन द फ्यूचर वी डू नीड कंपोनेंट लेवल्स एज वेल। उसमें शायद एक वजह ये है कि चूंकि जब आपने कहा ना मादनियात वसाइल की जब हम बात करते हैं, जो कि हम अक्सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सुनते भी हैं, ये कि पाकिस्तान के पास वो मशीनरी या वो एक्सपर्टीज़ वो नहीं है कि हम उसको खुद से निकाल पाए। दैट्स व्हाई वी आर डिपेंड ऑन डिफरेंट कंट्रीज़ और उनकी कंपनीज़ और वो उनका यहाँ पर आना, क्योंकि हम सब जानते हैं रिकोडेक, हम सब जानते हैं कि बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ जिस तरीके से काम होता रहा है। सो उसमें हम क्या करें? चूँकि देखें सिर्फ बचपन से किताबों में ये पढ़ लेना कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है काफ़ी नहीं है। हमें उसको यूटिलाइज़ करना है, वो सीखना भी है। हमारे स्टूडेंट्स का बाहर जाना पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उन्हीं का वापस आकर इस पर काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। एग्जैक्टली इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। एक तो मुल्की लेवल पे इसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो लोगों तक रसाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इन्वेस्टमेंट, रिफाइनरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि हम मटेरियल लेवल से स्टार्ट कर सकें। आपने ये भी बड़ा दुरुस्त फरमाया है कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेन क्वालिफाइड नहीं होते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मेजॉरिटी फैकल्टी मेंबर है वो फॉरेन क्वालिफाइड हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि वो फॉरेन इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च भी कर रहे हैं। हमारे पास जो MS और PhD लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जो सेंसर्स मटेरियल से लेके सेंसर डेवलपमेंट तक का एरिया है, दिस इज समथिंग विच नीड्स फोकस, विच नीड्स अटेंशन, एंड पीपल शुड स्टार्ट वर्किंग इन इट, बिकॉज ना सिर्फ ये हमारी जो रोबोटिक्स के जो मसाइल हैं उनको हल करेगा, बल्कि ये आपको तरक्की की राह पे भी गामजन करेगा, बिकॉज ये सेंसर्स उनकी बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर। दैट्स वेरी ट्रू सर। देखिए मैं अगर आपकी जनरेशन की बात करूँ, पेट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा है, जो कि नज़र भी आता है। हमने देखा, अब बाहर से अगर पढ़ के भी आए तो हमें नज़र आता है यहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं। डू यू थिंक कि आपकी जो जनरेशन है उसमें वी आर लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि वो किसी और अंदाज से सोच रहे हैं? बाहर जाने का शौक़ भी है, बाहर पढ़ने का शौक़ भी है, फिर वहीं काम करने का शौक़ भी। ज़रूर करें, आपकी चॉइस है, बट वेयर इज़ पाकिस्तान? वो प्रायोरिटी में किधर है उनकी? ये बात भी आपने बड़ी दुरुस्त फरमाई है। बहुत से लोग जो हैं वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट होते हैं कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ के जो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और R&D कल्चर है उससे अपने आप को हम आहंग करें। लेकिन अगेन देयर कम्स अ टाइम, आपने पैट्रियटिज्म की बात आई है, जब इंसान कहता है कि आई कैन ऑलवेज गिव बैक टू माय कंट्री। सो बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो कि बाहर गए हुए हैं, उनके दिल के अंदर अभी भी पाकिस्तान जिंदा है, कोई शक नहीं है। और एंड सूनर एंड लेटर दे वुड इवेंचुअली रिटर्न। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिकॉज ऑफ दिस सेंटर मेरी उनसे बातचीत भी हो रही होती है, पैट्रियोटिक जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, दे गेट इन टच एंड दे आर इंटरेस्टेड। और वो वहाँ रहते हुए भी वो जी बिल्कुल दे आर इंटरेस्टेड, और मुख्तलिफ जो रोबोटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर उनका इंटरेस्ट होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी राजी होते हैं। और आई थिंक उसमें वन वे दे कैन कंट्रीब्यूट। और आई थिंक उसमें ये बात भी, चूंकि अब तो दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपने इस्लामाबाद में बैठ कर ही काम करना है। You can sit in California and work for Pakistan. Yes, exactly. Even you can sit in Islamabad and working with Kuala Lumpur. So ये तो दुनिया बहुत बदल चुकी है, तो हम ये आराम से कर भी सकते हैं। चूँकि इससे पहले बात आपने खुद भी की ना कि डिफरेंट जैसे मेडिकल के शोबे की आपने बात की कि वहाँ पर किस तरह से रोबोटिक्स का काम है। चूँकि हमने देखा कि आज से कई साल पहले कराची में साइबर नाइफ एक रोबोट लाया गया जो कि कैंसर का इलाज करता था। उसके बाद हमने देखा कि पंजाब में भी उसको मुतारिफ कराया गया, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। हम क्यों नहीं कर पा रहे? अब मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, हम रॉ मटेरियल भी हम ले सकते हैं, ले रहे हैं बाहर से। हम ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहे कि जिस पे हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट बिल पे फिर थोड़ी सी कम हो जाए? क्योंकि देखिए ये करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर हम खुद बना पाएंगे तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में होगा, इलाज बहुत बेहतर होगा। बिकॉज आज भी अगर हम सरकारी अस्पतालों में जाएँ तो हम देखते हैं बहुत रश होता है, बिकॉज पाकिस्तान की पॉपुलेशन और बड़े डायनामिक्स हमारे डिफरेंट हैं। सो हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? जी, बायोमेडिकल रोबोटिक्स इज़ वन ऑफ द एरिया दैट इज़ क्लोज टू माय हार्ट एज वेल। और इसके अंदर ऑब्वियसली जो इन्वेसिव सर्जरीज जो होती हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली ऑपरेट करके एक रोबोट ने आपके बॉडी के अंदर जाना होता है, इसके प्रोसेसेस काफ़ी लेंथी होते हैं, बिकॉज इसमें आपने टेस्ट प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, उसकी फिर आपको अप्रूवल चाहिए होती है, जो मेडिकल ड्रैप की अप्रूवल है पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनली जिस FDA की अप्रूवल होती है। इसमें एनिमल टेस्टिंग, सो द प्रोसेस इज अ बिट वेरी लॉन्ग। लेकिन जो चीज़ जो अभी पाकिस्तान कर रहा है, नॉन इन्वेसिव प्रोडक्ट्स के अंदर हम काम कर रहे हैं। लाइक पर्सनली मैं, Even the cyber knife is non-invasive. Yes, well, if it's laparoscopic और if it's going into the body तो वो फिर इन्वेसिव के अंदर चले जाते हैं। लेकिन नॉन इन्वेसिव में हम
प्रोस्थेसिस के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं। अच्छा। सो लाइक फॉर एग्जांपल एनसीआरए की 2 लैब्स हैं, एक नस्ट के अंदर ही है और एक हमारी यूटी पेशावर में है, जो कि अपर एंड लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा। सो बेसिकली वो लोग जो कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से अपने हाथ या बाजू खो बैठते हैं, उनके लिए हमने आर्टिफिशियल लिम्ब्स बनाए हुए हैं। सो जो मेरा एरिया है वो भी प्रोस्थेटिक अपर लिम्ब का है। तो वो लोग जिनका हाथ कट जाता है उनके लिए हम मसनूई बाजू बनाते हैं और ये ईएमजी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होता है। ओके, वो कनेक्ट है आपके सिग्नल्स के साथ। एग्जैक्टली, वो अलग का निज़ाम है, अलग एक बड़ा इंटरेस्टिंग निज़ाम है। जिस तरह आपने ईसीजी देखी, आपके दिल जब धड़कता है तो उसमें से सिग्नल्स निकलते हैं। इसी तरह ईईजी की डोमेन है, आपके दिमाग जब आप सोच रहे होते हैं उसमें से भी सिग्नल्स निकलते हैं। और इसी तरह आपके जिस्म के जो मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होते हैं उसमें से ईएमजी सिग्नल्स निकलते हैं। सो बेसिकली जो भी आपका एक्टिव मसल होता है उसके ऊपर हम सेंसर लगाते हैं, वहाँ से सिग्नल एक्वायर करके आपके बाजू को कंट्रोल किया जाता है। अब तक हम कितना कर चुके हैं काम? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिम्ब ऑलरेडी डेवलप कर लिया है और पाकिस्तान में भी मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 8 अफराद हैं जो कि हमारा बाजू इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के और लोग भी, हम AFIRM के साथ तावन के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम लोग मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोस्थेटिक लिम्ब के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब देखें ना, हर दिन बेहतर आप उसे करते जा रहे हैं। Exactly. सर मैं चूँकि आपने बड़ा अच्छा ये कहा कि बहुत से लोग हादसा हो जाते हैं, आपका बाजू या टांग कट जाती है खुदा न खास्ता। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप पाकिस्तान में भी इस तरीके से काम हो रहा है कि आप उसमें प्रोस्थेटिक्स में काम कर, थोड़ा सा बता सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि आप AFIRM के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सो अगर हमें इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं और खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हादसा रिसेंटली हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे जब ये हादसा होता है कितने अरसे बाद, हु इज़ द कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोस्थेटिक्स के जो कितने टाइम बाद आएगा, क्या टेस्ट होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या हर कोई क्वालिफाई कर जाता है, किसको लगाया जाता है ये? जी जिस बाजू के ऊपर हम काम कर रहे हैं ये बिलो एल्बो है। तो अगर आपकी एम्पुटेशन बिलो एल्बो है, सो जब भी कोई हादसा होता है तो द फर्स्ट थिंग दे डू इज़ गो टू अ हॉस्पिटल। और इसी वजह से हम भी हॉस्पिटल के तावन के साथ ही काम कर रहे हैं। लाइक डायरेक्टली हमारे पास सब्जेक्ट्स या पेशेंट्स नहीं आते। ठीक है। सो वो हॉस्पिटल ही जाते हैं और हॉस्पिटल में ऑब्वियसली जब उनकी फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाती है, जब उनका वुंड रिकवर एंड हील हो जाता है, उसके बाद जो आपके रिहैब के डॉक्टर्स होते हैं वही उनको एडवाइस करते हैं कि अब आपने प्रोस्थेसिस लगाना है। सो बेसिकली इसका जो ग्रिपर है, इसकी जो सर्किट है, इसका जो सेंसर है वो हम प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली हॉस्पिटल को ही। और जो इसका जो सॉकेट है वो चूंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि आपकी एम्पुटेशन कहाँ से है और ऑब्वियसली वो दोनों हाथों का मेजरमेंट्स लेके उसके मुताबिक सॉकेट वहाँ से बनता है। तो इसी तरह मिल के एक बाजू तैयार किया जाता है हमारे सब्जेक्ट्स के लिए। एक बाजू वैसे कॉस्ट क्या होती है इसकी? इसकी जी कॉस्ट वेरी करती है। इतना मैं बता सकता हूँ कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है उसकी निस्बत ये काफ़ी सस्ता है। और अराउंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 लाख रुपीज़ टू 6 लाख रुपीज़। तो आपके पास मुख्तलिफ वेरिएशंस के होते हैं। लेकिन जो मैं अभी जो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम बाजू की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के अंदर अभी उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ जो कि इंटरनेशनली अवेलेबल है। और जो इंटरनेशनल की कॉस्ट है बिकॉज ऑफ द डॉलर पैरिटी एंड ऑल, वो तकरीबन अभी 4 मिलियन प्लस जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान भी देखें काम करता है। आई थिंक इन अ ईयर और सो हम प्रॉब्ली कर पाएंगे इसको। ये विद इन अ फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह हमारा लॉन्च हो जाएगा। यस, जो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज नियरली रेडी। अभी हम उसके टेस्टिंग कर रहे हैं और वंस द टेस्ट इज डन सो विद इन अ फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह AFIRM के साथ। और तकरीबन ये one of the oldest events we have in the country। और इसका मकसद वो जो इनको थीम दी जाती है हर साल एक नई थीम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एवरी ईयर वी चेंज द थीम। लेकिन जो इसका मकसद है वो ये नहीं है कि इन्होंने एक कमर्शियल रोबोट बना के कमर्शियली लेके जाना है। वो नहीं, मकसद ही नहीं है। इसका मकसद ये है कि बच्चों को बताना कि रोबोटिक्स है क्या चीज़, रोबोट बनता क्या है, बनता कैसे है। ठीक है। सो अगर हम एक इंडिजिनस कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर रोबोट के अंदर एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है और तीसरी चीज़ इसकी प्रोग्रामिंग होती है। बिल्कुल ठीक। जब ये 3 चीज़ों के ऊपर आपका एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती हैं आपकी, उसके बाद प्रोडक्ट कुड बी एनीथिंग। सो बेसिकली वो कॉन्फिडेंस देना होता है इन बच्चों को कि आप एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कि एक सर्टन टास्क कंप्लीट कर सकता है। ओके। अब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को गेज करके उसी चीज़ को डेवलप करना फर्दर एज पर द रिक्वायरमेंट, वो फॉर दैट दे हैव टू थिंक एंड दे हैव टू डेवलप दैट।
तो बेसिकली इट्स मोर ऑफ गिविंग देम दैट स्किल। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक वो कल्चर भी डेवलप होता है उसकी वजह से, और बच्चों में एक अर्ज भी आता है कि हमें करना है ये, वो जो एक इंथुजियाज्म होता है वो हमें नज़र भी आ रहा होता है। सो डू यू थिंक इन रीसेंट फ्यूचर हम ये देखेंगे कि इंसान और रोबोट का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा? ये ऑलरेडी अगर आप देखें इंटरनेशनली तो लेगेड रोबोट्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। और मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था जिसमें किसी ने बहुत अच्छा एक कमेंट किया था। उसके अंदर एक चाइनीज़ रोबोट था और वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डांस कर रहा था, वेरी डेक्स्ट्रस मूवमेंट एंड ऑल दैट। और उस पर एक स्टेटमेंट थी कि एक ज़माना था जब इंसान रोबोट की तरह डांस किया करता था, आज रोबोट इंसान की तरह डांस कर रहा है। तो अभी इट वॉज सो डेक्स्ट्रस, और जो मूवमेंट वो कर रहा था वो आई मीन आप कहेंगे कि इंसान के लिए भी करना मुश्किल हो जाता है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि रोबोट की एक खासियत क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक रोबोट जो कि लेगेड रोबोट है उसको हवा में कलाबाजी मारना सिखाऊं और वो अपने टांगों पे खड़ा हो जाए, तो उसने एक चीज़ सीख ली है। अब उस किस्म के 1000 रोबोट में भी मैं वो कोड डाल दूं तो वो कलाबाजी मार सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक इंसान को कलाबाजी करूं सिखाऊं तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन वो चीज़ अब वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बाकी को भी उतने टाइम में सिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली उतने टाइम पे सिखाना पड़ेगा। तो रोबोटिक्स की एक बहुत अच्छी बात ये है कि एक तो आपके पास डेक्स्ट्रस हो जाता है, दे कैन वर्क 24/7, एंड देन अगेन वो ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता। सो जो आपका एक सवाल था कि क्या रोबोट जो है वो इंसान की कैपेबिलिटीज़ रख सकेगा, मेरे ख्याल से रोबोट की कैपेबिलिटीज़ रिलेटिवली ज़्यादा होंगी। आप मरीख पे देख रहे हैं रोबोट चला गया, अभी तक इंसान नहीं गया। सो आई मीन इट हैज़ सो मेनी कैपेबिलिटीज़, एंड दैट इज़ यू नो वेयर ऑटोमेशन कम्स, एंड दैट इज़ व्हाई दिस इज़ एन इमर्जिंग फील्ड। और इसमें लोगों को इंटरेस्ट भी लेना चाहिए क्योंकि ये मुस्तकबिल की फील्ड है। मुस्तकबिल की है या बस अब ये आ फील्ड चुकी है? आ चुकी है। आजकल AI इज़ ऑन द टॉप, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट AI, लेकिन मुस्तकबिल में आपके जो AI है उसको हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होगी। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि जो कॉम्बिनेशन होगा दिस रोबोट्स एंड देन AI, क्योंकि जब हम बात करें कि इंसान से कंपैरिजन की, तो ज़ाहिर है जस्ट इमेजिन हैविंग अ रोबोट हेयर सिटिंग टॉकिंग टू यू एंड टॉकिंग टू द ऑडियंस, और आप डिफ्रेंशिएट भी शायद ना कर पाएँ। और फिर जो सॉफ्टवेयर उसको दिया होगा, जो आपने जिस तरह कहा ना वो कलाबाजी सिखाने वाली बात, तो जो आपने उसको बता दी है, जो प्रोग्राम कर दिए वो तो कर दिए, प्लस AI की वजह से वो पूरी दुनिया से डेटा इकट्ठा कर सकता है इन जस्ट यू नो टाइम, और वो जिस तरह से प्रेजेंट करेगा वो फिर शायद इंसानों के लिए खासा मुश्किल हो जाता है। सो फिर वही अगेन सर बात आ जाती है ना कि फिर रिप्लेस कर देना इंसान को या जॉब्स को, वो चीज़ें फिर वो लोगों की राय इसमें बन जाती है कि क्या इंसान को रिप्लेस कर देगा रोबोट। तो अगेन दैट्स क्वेश्चन इज़ वैलिड कि क्या रिप्लेस करता जा रहा है या कर लेगा, या कि नहीं आपको लगता है कि नहीं वो असिस्टेंट ही बहरहाल रहेगा? वेल मेरे ख्याल से तो रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहा होता है, बट देन अगेन इट्स एवोल्यूशन, सो ह्यूमन बींग्स विल हैव टू इवॉल्व एज वेल। नॉर्मली ये सवाल पूछा जाता है कि ये सारी जॉब्स ले जाएगा। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ये जॉब्स उस तरीके से नहीं ले जाएगा, लेकिन जॉब्स की जो नोयत है उसने बदल जाना है। सो आपके जो बेसिक टास्क हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ऑटोमेशन की तरफ नहीं जाते बिकॉज वो कह रहे हैं कि लोगों का रिस्क लगा हुआ है, लेकिन ये अब एक नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। बिकॉज जब आप ऑटोमेशन को लेके आते हैं तो आपकी यील्ड बढ़ जाती है। आप इंडस्ट्री में अगर ऑटोमेशन लेके आएंगे, यील्ड जब आपकी बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, और जब एक्सपेंशन होगी तो आपके पास नए जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जो कि एक महीने में 1000 प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, अगर तो वो से 1 लाख प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे तो ओवरऑल उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे तो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेशन के अंदर वो ज़्यादा होगी, बट चूंकि आपकी यील्ड इन्हांसमेंट हो रही है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही होगी, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। सो जब आप रिकवर कर लेंगे अपनी इनिशियल कॉस्ट को तो ओवरऑल चीज़ें जो है वो आपको सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी। वेरी ट्रू सर, ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, फिर हम क्या रोबोट्स की पॉपुलेशन भी काउंट करेंगे? रोबोट्स ऑलरेडी पॉपुलेट, आई मीन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जैसा आप साउथ कोरिया को देख लें, ठीक है, सिंगापुर को देख लें, वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वहाँ पे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज़ लाइक एवरीवेयर। ओके, ठीक है, तो काफ़ी दीज आर वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी आपको मिलेगी इंडस्ट्री के अंदर रोबोटिक्स की। और बाय वॉल्यूम अगर हम बात करें तो चाइना है, और इसके अलावा जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उसमें हमारे पास जर्मनी, USA, ये लोग, ये भी जापान
Yes, Japan as well. शामिल हैं, ये शामिल हैं। ग्रेट सर, लास्टली कोई मैसेज आप देना चाहते हैं स्पेशली पाकिस्तान के उन बच्चों को जो कि अभी स्कूल पे हैं, उनके पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी स्कूल में हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि ये आप आ चुका है AI एंड रिपोर्ट्स एंड देन कॉम्बिनेशन एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, सो कोई मैसेज आप देना चाहते हो? जी बिल्कुल, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ बच्चों को वो यही है कि आप इंजीनियरिंग के शोबे में आएँ, और अगर आप रोबोटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मैकेट्रॉनिक्स वो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है जो कि आपको रोबोटिक्स से करीब लेके जाती है। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन जो है वो हर एक एरिया के अंदर, चाहे वो मैकेनिकल साइड हो, प्रोग्रामिंग साइड हो, AI साइड हो, रोबोटिक्स हो, ऑटोमेशन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, तो आप उसके अंदर ये फर्दर तालीम भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अंदर मेहनत करें, क्योंकि हमारे मुल्क को ऐसे होनहार स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो कि इस शोबे को आगे लेके जाएँ। दैट्स वेरी ट्रू। डॉक्टर उमर शहबाज बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि अक्सर हम ये राय सुन रहे होते हैं जी पाकिस्तान में क्या रखा है, हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आपने बढ़ना है, आपने अपने मौके तलाश करने हैं और आपने वो इकोसिस्टम डेवलप करना है अपने लिए भी, अपने आने वालों के लिए भी। सो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपने राइटली टैप करनी है, उसमें अपना एक रोल प्ले करना है, अपनी क्रिएटिविटी उसमें ऐड करनी है और फिर आगे बढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट, हमदर्द साफी, मिरिंडा, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पैनाडोल, सेंसोडाइन। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन। 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयाँ, ये परछाइयाँ, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। ये चांद से चेहरे, हवा से बातें करते चेहरे, धूप में चमकते चेहरे, लाज शर्म मोहे आए, बारिश में भीगते चेहरे, चेहरा साफ बताए, बनते संवरते चेहरे। तन का उजला
टूटे इतराते हुए चेहरे, दिख जाए रे, चेहरे पे आ जाए किसी की राह तकते चेहरे, तेरा प्यार। हर चेहरा कुछ कहता है। हमदर्द की साफी, नया चेहरा, नई पहचान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं, ये पानी ही है बेटा। बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है? डूबा उभरा उभरा डूबा, उलझा सुलझा डूबा। आइए आइए आ जाओ। बेड़ा का छोटा है, जरा हाथ से जरा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, अपने अपने डायनामिक्स में जिस तरीके से लोग काम कर रहे होते हैं, हम उसमें समटाइम्स कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं अच्छा कुछ सिमिलर सिचुएशंस होती हैं, कैसे कोई उससे निकला, हम उस पर बात कर रहे होते हैं। आज प्रोग्राम में मैं ऐसी ज़बरदस्त खातून ने ज्वाइन किया जो कि कई सालों से यूएस में मुकीम है, और जिस तरीके से वहाँ पर वो काम करती आई हैं, वो चाहे ख़वातीन के लिए हो, वो चाहे बच्चों के लिए हो, शी इज़ डूइंग अमेजिंग माशाल्लाह। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, इसके साथ साथ सोशल वर्क भी करती हैं और बहुत एक्टिवली पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं, यहाँ की नहीं वहाँ की। सो आज हम उनसे ज़रा सीखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर काम किया और क्या पाकिस्तान के लिए वो करना चाहती हैं, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए उनका क्या माइंडसेट है, किस तरीके से उनको बिज़नेस की तरफ वो लेकर आना चाहती हैं, वो क्या सोच रखती हैं, क्या राय रखती हैं। चूँकि जितना उन्होंने माशाल्लाह काम किया, बहुत रिकग्निशन उनको मिली, जिसमें से एक मैं सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, दैट उनको एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड मिला। सो लेट्स वेलकम आयशा खान ऑन द सेट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आप थोड़ा सा बताएं कि यूएस और यहाँ ज़रा बहुत ज़्यादा फ़र्क है, डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट होते हैं। हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, हम कहते हैं ज़रा पाकिस्तान की ख़वातीन ठीक है हर फील्ड में ही से आगे तो आ रही हैं, बट जिस क्वांटिटी में आना चाहिए उसमें नहीं आ रही हैं। सो क्या अमेरिका में भी ऐसे ही है या ऐसा ही था कि इसी तरह के चैलेंजेस जो कि आज पाकिस्तान फेस करके वहाँ पर भी उसी तरह के चैलेंजेस थे? जी शुएब, ऐसा ही है कि अमेरिका में भी ख़वातीन जो हैं चैलेंजेस को फेस करती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है। जो एक चीज़ की कमी मैं देखती हूँ वो है अवेयरनेस, उनको गाइड करने की ज़रूरत है। जो मैं समझती हूँ कि अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो या कुछ ऐसा उनके लिए किया जाए जिनको उनको गाइड किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो यही एक मेरा भी जो मेरा विज़न है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ सो क्लोज टू माय हार्ट। मैं चाहती हूँ कि बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन,
मैं वहाँ पे, क्योंकि देखें पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, यूएसए जो है वो मेरा होमलैंड है, तो वो दोनों कंट्रीज़ के लिए मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वो मैं कर भी रही हूँ। लेकिन पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मेरा एक ख्वाब है, स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं, कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो बाकी मतलब साइड्स हैं, जो पंजाब और बाकी एरियाज़, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चियाँ स्पेशली पढ़ने के लिए जिनको दिक्कत है, जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको कुछ फैमिली प्रेशर है, वो समझते हैं कि वो नहीं जा सकती हैं बीइंग अ फीमेल, तो मैं चाहती हूँ कि उनको ना थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम उनको एजुकेट करें कि हम कैसे उनको एजुकेट कर सकते हैं। सो एजुकेशन में चूँकि हम देखते हैं पाकिस्तान में ही आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जब हम बात करते हैं उसमें भी बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है। सो आपको लगता है कि जो पहला स्टेप है, जो कि बहुत राइटली आपने सोचा कि वो है एजुकेशन, एक्सेस ऑफ एजुकेशन, ये ज़्यादा बच्चों को होगी, उसके बाद अगला स्टेप होगा। सो हम अगले स्टेप पे भी ज़रूर बात करेंगे, चूँकि जितनी बच्चियाँ देखें तालीम हासिल करने के बाद, पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पर हम देखते हैं कि जी डॉक्टर बहू की भी ख्वाहिश है लेकिन काम नहीं करने देना। सो हालांकि MBBS किया उसने, इतने सालों की मेहनत की है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट अदर डिसिप्लिन्स जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सिर्फ बस पढ़ लेती हैं लेकिन हमें उसके बाद एक्टिवली नज़र नहीं आती हैं काम करते हुए। क्या रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट है? एक्चुअली दिस इज़ माई ओपिनियन। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे USA में चाइल्ड केयर का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चाइल्ड केयर क्या होता है कि जो ख़वातीन हैं जो काम करती हैं वो अपने बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में ड्रॉप करती हैं 9 to 5 और 9 to 6, ठीक है, और फिर वहाँ से बच्चे को पिक करके और घर चली जाती हैं। इसी तरह हमारी जो ख़वातीन हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत से शोबों में बड़ी कामयाब हैं, लेकिन बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, उनके लिए हडल होती है कि बच्चों को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। तो उन बच्चों की अच्छे से अगर टेक केयर और ऐसे सेंटर्स यहाँ पे ओपन किए गए, क्योंकि मेरे वहाँ पे चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं USA में, मेरे पास बेशुमार ख़वातीन भी हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर तादाद जो है पाकिस्तानी फीमेल की है, जिनको मैंने ट्रेनिंग दे के और वो अपने पाँव पे खड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद यह है कि ऐसी ख़वातीन पाकिस्तान में भी हैं जो करना चाहती हैं, लेकिन उनकी हर्डल सबसे पहले उनकी फैमिली और बच्चे हैं, जो मैं समझती हूँ उनका ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है एज अ मदर, उनकी प्रायोरिटी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हम चाइल्ड केयर को पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रोमोट करें तो वो अपने बच्चों का भी ख्याल कर सकती हैं और अपने ख्वाब भी पूरे कर सकती हैं। अच्छा, पर देखिए इसमें फिर दो बातें हैं, कल ही हमने इस पे सेगमेंट भी किया कि व्हाई नॉट टू हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ऑफिसेज। लाइक हम देखेंगे हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूँकि देखिए नए ठीक है, आपने अमेरिका की बात की, आप क्योंकि वहाँ पर बड़ा एक्टिवली काम करें, बट अगर पाकिस्तान को हम देखें ज़्यादा डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अगर ख़वातीन ने काम करना है, वो अगर बच्चा एक चाइल्ड सेंटर में जाके छोड़ेंगी तो ज़ाहिर उसकी कॉस्ट आएगी। इसके बरक्स अगर उनके ऑफिस में ही वो स्पेस मौजूद हो और वो फैसिलिटी मौजूद हो कि आप बच्चा लेकर आएँ, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके टू हैव योर किड एट योर ऑफिस, तो उनका तो ज़्यादा आसानी और सहूलत से काम हो जाएगा। क्योंकि देखें वरना भी माइंड लगा वहीं रहता है कि मेरा बच्चा वहाँ पर है, अब खांसा होगा, अब रोया होगा, अब भूख लगी होगी, तो ये मसला तो रहेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमको ना शोएब कहीं से भी ना इनिशिएटिव लेना है। ये दुरुस्त तो बात है। जब तक आप किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्टूडियो से ही स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको डेडिकेट कर देंगे मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि लाइक इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि ख़वातीन को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं हमको इस चीज़ के लिए देखना है। और जो यंग गर्ल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया कि उनकी एजुकेशन को हमने देखना है। हम लोग देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या क्या काम करेंगे, ठीक है ना, देयर इज सो मेनी थिंग्स, तो हम लोगों को खुद से कुछ करना है। और मैं ख़वातीन से अक्सर ये बात, जब मैं अपने बातें करती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखें आपकी जो दोस्त है आप उनसे बात करें, पॉजिटिव बात करें, वो आगे जाके ज़रूर बात करेगी, तो इस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज हमारे यहाँ पॉजिटिव बात नहीं होती ना, हमारे यहाँ होती हैं चुगलियाँ। अच्छा, वो 2-3 ख़वातीन, नॉट जस्ट ख़वातीन, मर्दों में भी ये
खसलत खासी हद तक सरागत कर चुकी है, लेकिन वो जो ग्रुप एक बैठा होता है तो देखें पॉजिटिव बात बहुत कम हो रही है, प्रोग्रेसिव टॉक्स बहुत कम हो रही हैं। आप घरों में देख लें, यहाँ पर तो हमारे यहाँ सोने से पहले भी जब हम सब बैठे हुए हैं तो क्या बात हो रही है जी, वो फलाने ने ये कह दिया और फलाने ने वो कर दिया और वो ऐसा है और वो वैसा है। हम सब रात को अपने आप को हीरो बना के सोते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अगले सारे गलत हैं। प्रोग्रेसिव टॉक्स नहीं हो रही हमारे यहाँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे है, सही बात है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी है, सब तरफ है। मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ, क्योंकि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, सो मैं लोगों को कहती हूँ आप प्रॉब्लम्स पे बात मत करें, आप सोल्यूशन पे बात सही बात। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर प्रॉब्लम्स, लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। सही बात। मुझसे कोई प्रॉब्लम की बात करता है, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में वो, तो मैं कहती हूँ ठीक कर लो। तो आप बताएं, प्रॉब्लम्स को रहने दें, मुझे पता है ये प्रॉब्लम है, चले आए बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत जरूरी। तो अब ये चीज है जो मैं आपके भी चैनल से ये स्प्रेड करना चाहती हूँ, पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि आपको जहां पे मसला नजर आता है ना, आप उसको हल करने के लिए कोशिश करें। मसला आइडेंटिफाई हो गया है, सालों से हो चुका है, पता है हमें, नहीं सुनना मजीद, हल करो। अच्छा, वैसे ऑन लाइटर नोट, क्या पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह अमेरिकी ख़वातीन भी आपस में बैठ के इसी तरह की गुफ्तगू करती हैं? अब गुफ्तगू करती हैं, लेकिन मुझे चूंकि बहुत अरसा हो गया, या शायद मेरा सर्कल ऐसा है, वहाँ पे बहुत कम मैंने ये चीज़ देखी है। वहाँ पे मैंने ये देखा है वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है, और अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैं देखती हूँ कि लोग अपने काम से कम और दूसरों के काम से ज़्यादा काम रखते हैं, तो ये चीज़ आई थिंक ये भी बड़ा मसला है कि अपना काम नहीं करना, दूसरे का काम करना है, उसे कहना तुम ना करो मैं करूँगा, भाई अपना कर लो ना, अपना क्यों नहीं कर रहे, सादी सी बात ये सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है समटाइम्स। अच्छा, ऐसे में मनी, यू नो, वक्त बहुत कीमती है, लेकिन बहुत से लोगों को इसको वो रियलाइज नहीं करते। वेरी ट्रू। तो ये हमें, आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, मॉर्निंग शोज होते हैं, मैं देखती भी हूँ वहाँ पे, चूँकि मुझे कम टाइम मिलता है, लेकिन चूँकि वो टाइम डिफरेंस की वजह से, लेकिन मैं देखती हूँ राइजिंग पाकिस्तान आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन अगर हम इसी तरह से पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं उनके जहन में कोई ना कोई बात रह जरूर जाएगी। वेरी ट्रू जी। अगर आपने, मैं ये कहूँगा कि एक दिन उस पूरे शो से अगर आपने किसी एक शख्स की ज़िंदगी बदल दी है, उसको आपने एक ट्रैक दिखा दिया है, उसको आपने एक रोशनी दिखा दी है, उसे एक रास्ता दिखा दिया, उसे चलने का तरीका बता दिया है, उसके इशू को समझते हुए उसके सोल्यूशन की बात कर ली है, तो यू हैव डन योर जॉब। और उसके बाद ज़ाहिर है वो एक इफेक्ट है ना, आपने किसी के लिए सहूलत पैदा की है तो वो किसी और के लिए करेगा, वो किसी और के लिए करेगा, एंड दैट्स हाउ चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। अच्छा, क्या अमेरिका में या फॉर दैट मैटर हम जब तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं, कि वहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि वो जेंडर को लेकर उस तरह की डिस्कशन नहीं होती, काम है, खातून है या मर्द है, काम करना है, जेंडर इज नथिंग टू डू विद दिस, ऐसा है? जेंडर इज द लास्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा होए। जेंडर इज द फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट। एग्जैक्टली, थैंक यू, बिकॉज इन पाकिस्तान इज लाइक अ फर्स्ट थिंग कि हम बात करते हैं खवातीन के लिए। तो देखें, ये चीज़ है जो मुझे, जब मैं, क्योंकि अब मैंने तो अब दोनों कंट्रीज को देखती हूँ, यूएस को भी, पाकिस्तान को भी। अब मैं हूँ, पाकिस्तान हमारी पहचान है, ठीक है, मैं यूएस सिटीजन हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ। सही बात है, पहले पाकिस्तान फिर बाद में अमेरिकन, ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ पे नहीं रहते और जो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब जब हम वहाँ पे होते हैं हम ट्रैश नहीं फेंकते, यहाँ पे जब आते हैं वही लोग, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जब यहाँ आते हैं तो वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है, उनको कहते हैं हम क्यों, तो मैं कहती हूँ नहीं, आप लोगों को ये एग्जाम्पल सेटअप करने हैं लोगों के लिए। तो ये चीज़ है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और जेंडर की जहाँ आप बात करते हैं तो ख़वातीन क्या कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने, देखें, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, सब लोग हैं, तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी में रह के बहुत कुछ कर रही हैं और करना चाहती हैं, लेकिन मैं उन ख़वातीन को ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं सकती हैं, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास कोई है नहीं जो उनको गाइड कर सके कि आप ये काम ऐसे कर सकती हैं। तो गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा आप गाइड कर दें, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत दुरुस्त कहा। आज अगर आप किसी भी घर में जो हाउस वाइफ से उनसे भी पूछे ना, तो वो कहेंगे हम करना चाहते हैं, डिग्रीज हैं, टैलेंट है, वो अर्ज है काम करने की,
लेकिन बड़ा दुरुस्त कहा कि उन्हें पता नहीं है कि हमने क्या करना है, घर में कोई गाइड नहीं कर रहा उनको, क्योंकि घर वाले जो हैं वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। लेट्स टॉक अबाउट द हस्बैंड्स, अपने ऑफिस या अपने बिजनेस उसमें मसरूफ़ हैं। वो ख़वातीन खुद से जब ट्राई करने की कोशिश करती हैं, स्कैम्स हो जाते हैं। वो बेचारे ट्राई करते हैं हमको बिज़नेस करें, एज एन एंटरप्रेन्योर हम कुछ काम कर पाएँ, नहीं समझ आती, धोखे हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर है घर वाले कहते हैं तुम रहने दो, तुम घर ही बैठो, तुम कुछ मत करो। सो ये बड़ा मसला है कि हम उनको वाकई एम्पावर्ड करें, उनको वो माहौल फराहम करें, वो कॉन्फिडेंस भी दें कि नहीं यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे में जो आप इस पर पाकिस्तान मौजूद हैं, क्योंकि आप तो बहुत फ्रीक्वेंटली माशाल्लाह ट्रैवल करती हैं पाकिस्तान में, कुछ आइडिया है जो आप लेकर आई हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, बिलखुसूस रूरल ख़वातीन के लिए? जी हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम चाहते हैं कि जो ओवरसीज़ ख़वातीन हैं जो पूरी दुनिया में, चाहे वो यूएस में है, चाहे वो यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में, कतर, कहीं पे भी हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं, उनको यहाँ पे लाया जाए। एक जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे एक कन्वेंशन किया गया था ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इस्लामाबाद में, उसको लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल, और जो OPF के चेयरमैन हैं सईद रज़ा कमर साहब, मैं उनका नाम ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत काम कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, क्योंकि आज से पहले कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया जितना कि अब फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है। तो हमने अब ये रिक्वेस्ट मैंने उनको किया कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसा कन्वेंशन करें ख़वातीन के हवाले से, लेकिन उसमें आई एलिट तो शामिल होंगी, लेकिन जो पाकिस्तान की एवरेज ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जाए, और उनकी, जैसे अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी जैसी और बहुत सी ख़वातीन हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड वी वुड लव टू हेल्प दीज यंग गर्ल्स एंड वेमेन। तो हम उनको गाइड भी कर सकते हैं, हम उनके लिए स्किल सेंटर्स भी कर सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट से कहें कि आप, हाँ हमें गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स साथ तो चाहिए है, लेकिन उनके लिए हम खुद ये काम करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून दे लाइक द सजेशन एंड दे से लाइक वी वुड लव टू डू दिस। तो अब देखिए इंशाल्लाह वेरी सून अगर ऐसा होता है तो मैं समझती हूँ उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पूरी लाइक मैं चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन को ये बहुत अच्छा आपने कहा कि देखें आपका अपना एक ज़रा एक्सपीरियंस लेवल है, आप यूएस को समझती हैं, आप उस, और बहुत सारी ख़वातीन जो यूएस में रहती हैं, फिर यूके होगा, फिर जर्मनी एंड देन इटली एंड देन फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड, यू नेम इट। सो वहाँ पे जितनी पाकिस्तानी ख़वातीन जिस तरीके से वो काम करें, उनकी डायनामिक्स को समझते हुए अगर उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे तो वाई नॉट, और ये बड़ा अच्छा है। और ये तो आपने बड़ा अच्छी सजेशन भी दिया है। रियली विश एंड होप कि इस पर आगे चलकर काम हो सके और ऐसा कन्वेंशन हो और हम उसको देखें। और इस तरह से जो आपने बात की पाकिस्तानी वो ख़वातीन स्पेशली जो आपने कहा ना, जिस तरह एवरेज ख़वातीन की हम बात करते हैं जो, और उनको ज़्यादा टैप करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की ख़वातीन की बात करते हैं उनको हम एम्पावरमेंट की बात तो रोज़ कर रहे होते हैं किस तरीके से करना है, लेकिन इन एक्चुअली अगर कोई साथ देकर कोलैबोरेशंस होंगी, गाइडेंस होगी एंड देन इन एक्चुअली कुछ होगा ऑन ग्राउंड, तो फिर सिचुएशन हमें खासी बदलती नज़र भी आ रही होगी। कुछ और जो आप बताना भी चाहें मुझे कि एक तो ये चीज़ आपने पाकिस्तान से मुतालिक अभी सोच रखी आप करना चाहते हैं, इसके अलावा व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस ऑफ दिस कि हम कैसे मज़ीद इसको एक्सपीडाइट कर सकते हैं चीज़ों को? देखिए आप, मैं समझती हूँ ये आप लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है दे आर सो मच विलिंग टू हेल्प, जितना मैं अब तक मुझे पता है। तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। आप लोग जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग बाहर से आते हैं, हम जो कुछ हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की लोकल ख़वातीन है, जैसे देखिए एक खातून है जो एजुकेटेड नहीं है, लेट्स से लाइक दैट, वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, लेकिन चाहती हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हों। हाँ, तो हर कोई चाहता है। तो उनको ये बताया जाए कि आप होम कुकिंग कर सकती हैं, आप होम कुकिंग करके आप खाना डिलीवर कर सकती हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो कोई अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो जाए जो सिर्फ ख़वातीन के लिए और जो एवरेज ख़वातीन है उनकी हेल्प करे और उनको गाइड कर सके, दैट विल बी ग्रेट। तो हम इस तरह, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छी शेफ़ हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनकी कुजीन्स दे आर डिलीशियस, लेकिन उनको नहीं पता कि अच्छा इसी काम को अगर वो एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव से लेकर चलना चाहें तो उनको नहीं पता अच्छा वो कहाँ से चीज़ें लेकर आएंगी, वो कॉस्ट कैसे उसकी उन्होंने कैलकुलेट करनी है,
उसके लिए कैसे उन्होंने ऑनलाइन उसको लेकर चलना है, तो वाकई नहीं पता होता। फिर जब नहीं पता होता आप स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाते हैं, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इट्स फाइन, आप सीखेंगे, ट्रायल एंड एरर एंड यू लर्न। लेकिन हमारा माहौल अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ज़रा सा लॉस हो जाए तो हम बैठ जाते हैं, बिल्कुल दुबक के बैठ जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना। फिर वो आसपास से आवाज़ें आ जाती हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम छोड़ दो, तुम रहने दो, मैं हूँ मैं कर लूँगा, बस छोड़ दो। ये बड़ा मसला है। और जिसमें एक बड़ी बुनियादी बात ये भी है कि हमारे ही ख़ानदान की मैं अगर बात कर लूँ या फॉर दैट मैटर जनरली जो एक निज़ाम है उसमें ये होता है कि ये बस समझा जाता है कि मर्द की जिम्मेदारी ठीक है रिलीजियसली है, लेकिन ख़वातीन अगर अपने लिए कुछ करना चाह रही हैं और उनकी ख्वाहिश भी और करना ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ वुमेन। तो अगर हम उनको वो मौका नहीं दे रहे और वो काम नहीं करें तो हमने आधी पॉपुलेशन को रोक रखा है। जब आधी पॉपुलेशन को रोक लिया है तो नेचुरल चीज़ें तो ख़राब होंगी। एग्जैक्टली और आपसे बिल्कुल एग्री करूँगी। अब देखिए एक घर का आदमी है जो कि घर का सरबराह है, वो जाता है, वो कमाता है, उसके 5 बच्चे हैं और उसकी जो बीवी है वो ये गिला करती होंगी कि जी हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि वो ख़वातीन जो कि गिला शिकवा करती हैं वो उनका बाजू बन जाएं और अपने, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि उनकी फैमिली जो है उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि हम अपनी फैमिली को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। लेकिन उसके साथ साथ हम और भी क्या कुछ कर सकते हैं। सही बात। अपना टाइम जो हम लोग सुबह से शाम गॉसिप करने में या और चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, वो ख़वातीन सोचें कि हम इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब मैं यूरोपियन साइड पे और यूएस में देखती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करती हैं। हम लोग वहाँ रहते हैं, हम खुद अपने सारे काम करते हैं, लेकिन वही ख़वातीन जब यहाँ आती हैं तो उनको होता है कि मेरा हर काम मेड करे। तो ये जो मेड सिस्टम है इसको भी हमें थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बाहर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम अपने काम खुद करते हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बल्कि अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं समझती, मैं मेड सिस्टम को बुरा समझती हूँ, लेकिन मैं खुद काम करने को बुरा नहीं समझती। तो ये चीज़ें जो है ना, जो अवेयरनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ख़वातीन को, जो पाकिस्तान की ख़वातीन है, इनको बताने की ज़रूरत है। लेकिन उनको बताने वाले लोग आप हम ही हैं। And that's why we are doing this show as well. आप जिस तरह से माशाल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसी सोच से आई हैं, इसी तरीके से आप माशाल्लाह काम करें। रियली विश एंड होप कि चीज़ें बहुत दुरुस्त डायमेंशन में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट जी, आपके इस विजिट के लिए भी और जो आपकी सोच है उसको भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरीके से आपने वज़ीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट भी किया। एंड रियली विश कि वो जो कन्वेंशन का एक आइडिया आपका वो वाकई हमें आगे होता हुआ नजर है। थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज आपकी वापसी भी है गालिबन। हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हमें बढ़ना भी क्विकली ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज़्यादातर पेशेंट्स कैविटीज़ के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज़ और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये जो आमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल जैली होते हैं। 1200 रुपए बेटा जाया करा है। जाया कैसे? उसने मुझे मंत्र तो दिया है। मैंने तो, मेरा मतलब है, मंत्र फूका है आप पे। डार्लिंग, आप जैसे ज़हीन बंदा भी जाली आमिल के पास। खैरियत है? सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा टाइटल दे दिया आपने। राइस आधा किलो और हॉट मसाला
1 चम्मच हॉट मसाला। जितने भी सुपर हिट और लॉन्ग रन जो ड्रामे चले ना सर, यहाँ सब जो ड्रामे थे वो सब मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से किए हुए थे। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। कहानी लिखने वाले ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाई आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी इसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ़्फ़र के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आएंगे, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस ज़फ़र लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि गरनाता जाकर मूसा साहब को जालिम की गिरफ्त से निजात दिलाएं। मैं चाहता हूं कि इन्हें शहर की हर दीवार पर जिस्मा करवा दिया जाए। सैयारे को पाने की जुस्तजू में कहीं अपनी वालिदा को ही ना खो बैठना। कल रात सैयारे और नजीफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत आला। एक मंसूबा है मेरे जहन में, लेकिन उससे पहले लूना से मिलना होगा। बारबरोसा यकीनन इन्हें कैद से छुड़वाने के लिए आएगा। क्या हमें इस जालसाजी में फंसाने वाले कहीं आप तो नहीं हैं? तो मेरे महल में बारबरोसा का जासूस मौजूद है। हाँ, बोहराए रोम का ताकतवर तरीन आदमी बिल्कुल तन्हा और बेचारगी में अपनी जान गंवा बैठेगा। जनाब ऐसा क्यों कह रहे हैं? चूंकि ऐसा ही चाहता हूं मैं। खैरुद्दीन दरवेश, वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इस्लामाबाद वालों को एक तोहफा मिला, वो न्यू ईयर पे मिला, और वो था जनाब शाहीन चौक। और उसको जिस तरीके से उसकी इनाग्रेशन उसको ओपन किया गया, चूँकि उससे पहले जब काम हो रहा था तो थोड़ा सा रिजर्वेशंस थी लोगों को कि रास्ता कब खुलेगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव थोड़ा बढ़ जाता है। बट अब उसके बाद जिस तरह से ट्रैफिक की रवानी बहुत बेहतर हुई है, वो तो एक बात। हाउ ब्यूटिफुल शाहीन चौक इज़ नाउ। अब नाम भी शाहीन चौक है और वहाँ पर जो शाहीन नस्ब किया गया, इट्स अमेजिंग। सो आज हमने सोचा कि ना सिर्फ आपको वो दिखाएं, बल्कि उसके मुजस्समा साथ साथ मुलाकात भी कराएं। एंड नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ज़रा बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि उन्होंने कर रखे हैं। हम अक्सर उनसे बात कर रहे होते हैं, उनसे मुलाकात कर रहे होते हैं, उनके काम पर बात हो रही होती है, आप देख रहे होते हैं। और आज हम ना सिर्फ इस शाहीन चौक पर बात करेंगे बल्कि कुछ और प्रोजेक्ट्स जो कि रिसेंटली उन्होंने कंप्लीट किए उस पर बात भी करेंगे। उन पर माशाल्लाह 4 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली उन्होंने एक टेड टॉक डिलीवर की है यहाँ की यूनिवर्सिटी में। सो नाम भी उनका ऐसा है कि जब हम बात शाहीन चौक की करें, बात शाहीन की हो रही है, बात इकबाल के शाहीन की हो रही है, तो हम पाकिस्तान की रिफत शाहीन की बात कर लेते हैं। वी हैव विद हर, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। क्या इस प्रोजेक्ट में आपके नाम की वजह से ज्यादा पैशन था? अच्छा, जब मुझे पता चला शाहीन चौक और मैं भी शाहीन, तो अच्छा तो लगा। एक जो बीच में रेलेवेंस बन रही तो मजा आया। That's it। थोड़ा सा बताएं, हम दिखाएंगे भी स्क्रीन पे, चूंकि इसका मटेरियल ज़रा आप इस पर काम करते हैं, माशाल्लाह एक्सपर्टीज है आपकी, कितना वक्त लगा, आइडिया एंड देन उसकी इंस्टॉलेशन, चैलेंजेस एंड एवरीथिंग? अच्छा, चैलेंज इसमें यह था कि मेरे पास 22 बाय 25 यानी कि 23 फुट बाय 25 फुट का मुजस्मा था, ठीक है, जो कि मुझे सिर्फ 15 दिन में बनाना था, जिसमें मेरी लेबर की चॉइस से लेके, मेरी टीम की चॉइस से लेके जो मटेरियल आना था मार्केट से वो तक शामिल था। उसमें मौसम शामिल था कि बारिश हो रही है, आखिरी 2 दिनों में बारिश शुरू होगी। तो 15 दिन के अंदर जब मुजस्मा बनाने की मुझे कॉल आई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मैं 15 दिनों में आपको 25 फुट बाय 23 फुट का मुजस्मा बना कर दे दूं। उन्होंने कहा मैडम हर तरफ रब्ता करके देख लिया, हर जगह से सिर्फ आपकी आवाज़ आई कि अगर मियारी काम चाहिए और स्पीड से चाहिए तो सिर्फ एक इस वक्त ये खातून है जो आपको काम करके दे सकती है। तो यकीन माने मेरा खुद पे इतना एतमाद नहीं था जितना क्लाइंट का मुझ पे था। कहते मैडम शुरू तो करें ना आप। मुझे उन्होंने कोई 10 तारीख को शुरू करवाया मुजस्मा, उन्होंने कहा 25 को इनॉग्रेशन है। मैंने कहा देखिए मुझे पूरे दिन भी नहीं मिल रहे, यानी कि 25 को तो मुझे समझे कि 13 दिन मिल रहे हैं। सही बात है। तो उसमें दिन रात लगा के हम लोगों ने काम किया और मैंने जिस इस वक्त क्लाइंट के साथ काम किया उस क्लाइंट ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब कोई 12वां दिन था तो मुझे क्लाइंट की कॉल आई कि मैडम खुशखबरी है, अब मतलब तकरीबन 23 तारीख थी, मैंने कहा 24 और 25 यानी कि 25 को इनॉग्रेशन है शाम के वक्त, तो मुझे 23 को हर वक्त मुजस्मा उठा के इंस्टॉल करना है क्योंकि मुझे एक दिन इंस्टॉलेशन में भी लग जाएगा, इतनी बड़ी वो उसका साइज़ था हाइट में। तो जब 23 को मुझे उनकी कॉल कहते मैं आपके लिए ना खुशखबरी 28 को इनॉग्रेशन होगी। मैंने कहा दैट्स ग्रेट, मैं अब इसकी ना ड्यूरेबिलिटी पे काम कर लेती हूँ कि इसको वहाँ पर जब वेदर कंडीशंस हैं वहाँ पर, क्योंकि आपका एयर प्रेशर है, आप एक मेन चौक में जा रहे हैं, बड़े चौक में जा रहे हैं, और चौक का भी एक वेट का वो था कि वो सिर्फ एक हद तक अपना वजन ले सकता था जी। तो मैंने उसके और काम किया, तो फिर मुझे एक और खुशखबरी मिली कि मैडम 31 तक हो गया है। न्यू ईयर पे हो गया। न्यू ईयर पे हो गया। तो यकीन माने शायद 6 बजे उनकी इनॉग्रेशन थी और 5:30 बजे मेरी आखिरी स्टॉक्स लग रहे थे पेंट के जल्दी। तो मैं कहती बस ये किस रोज अब मुकम्मल हो। लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लोगों का मुझ पर इतना एतमाद है कि मुझसे उन्होंने 13 दिन में इतने बड़े मुजस्मे की वो की कि मैडम आप कर लेंगे, और वाकई मैंने कर दिखाया। ये सिर्फ इस वजह से हो पाया कि आप सब लोगों का मुझ पर एतमाद है। माशाल्लाह जी। और जब ये हो गया इनॉग्रेशन के बाद, जिस तरह से एक रिस्पांस आया सोशल मीडिया पे, लोग उसकी पिक्चर्स, वीडियोस एंड एवरीथिंग, हाउ ब्यूटीफुल दैट फीलिंग इज। अच्छा, मैं क्योंकि मेरी टीम 3 रातों से जाग रही थी और मैं 4 रातों से जाग रही थी। जिस वक्त ये 5:30 बजे के करीब हमने आखिरी स्ट्रोक्स लगाए तो उस वक्त किसी को कोई होश नहीं था। यकीन माने जो मेरी टीम थी वो रोड के ऊपर ही किसी एक कोने में सो रही थी सर्दी के अंदर। हमने 4 रातें सर्दी में गुजारी, हमारी हालत बुरी थी, मेरे ये जम चुके थे घुटने। मैं कहती मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो उसके बाद हम लोग जो जाके सोए तो मुझे तो 2 दिन होश ही नहीं थी कि मैं कहाँ पड़ी। 2 दिन के बाद मैं उठी तो मैं एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने देखा तो एक्सप्रेस वे पे जो बिल बोर्ड्स पे उन पर लगा हुआ था, तो देख के मुझे इतनी खुशी मिल गई। ये कितनी बड़ी अप्रिसिएशन है ना मेरे लिए। एब्सोल्युटली तो अच्छा लगा देख के। माशाल्लाह। अच्छा, हमने पिक्चर्स दिखाई हैं अभी साथ साथ, लेकिन उसमें कुछ पिक्चर्स और भी थी, वो शायद चकलाला एयरबेस की हैं प्रोबेबली। जी, चकलाला एयरबेस। थोड़ा सा मैं उस प्रोजेक्ट से मुतालिक भी जानना चाहूँगा कि उसको अगर एक्सप्लेन करें तो। अच्छा, वो जो एक प्रोजेक्ट था ये था प्रोवोस्ट एक स्कूल है चकलाला एयरबेस के अंदर, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम अपनी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हाई कमांड है, उसको कैसे प्रोटोकॉल देते हैं, या जैसे कि कोई डिग्निटी बाहर से आता है या स्टेट गेस्ट बाहर से आता है तो उसे कैसे प्रोटोकॉल देते हैं, तो हम वो दिखाना चाहते हैं। तो मैंने वो सारा प्रोटोकॉल दिखाया था कि वो किस तरह से अपने जो प्रोवोस्ट वाले होते हैं वो अपनी टीम को लेके, प्रोटोकॉल को लेके कैसे चलते हैं। तो पूरी एक स्टोरी वो क्रिएट की हुई है। हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है? अच्छा, इन सब में मज़े की बात है फाइबर ग्लास इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुजस्मा साजी को लेके बजट की कंडीशन है ना, वो मतलब कुछ खास सराहने वाली नहीं है। तो इसलिए फिर लो बजट के अंदर आप फाइबर ग्लास के साथ जा सकते हो, वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप पत्थर के साथ जाएं, मेटल के साथ जाएं, लेकिन फिर यह है कि इतना वो बजट फ्रेंडली रहता नहीं है। ओके। अच्छा, ज़्यादा जो मुजस्मे बन रहे हैं पाकिस्तान में,
ठीक है बजट फ्रेंडली हो तो फाइबर ग्लास, जी अदरवाइज मेटल भी और पत्थर भी। ज्यादा मजा आपको काम करने का किस मटेरियल में आता है? मेटल में पत्थर में, ये दो मेरे पसंदीदा मीडियम पत्थर है। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ लेकिन उसके बावजूद मजा आता है। अभी कुछ काम मेरा इस वक्त मेरे आर्ट के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पत्थर के ऊपर काम पे जी, वो जरा क्लाइंट अच्छा मुझे मिल गया तो मैंने उसको समझाया तो मान गए मेरी बात। कौन सा पत्थर इस्तेमाल करती हैं? पत्थर में किसी भी तरह का, खास तौर पर मेरी कोशिश होती है कि पत्थर में वो इस्तेमाल करूं जिसके अंदर जरे कम से कम हो, क्योंकि जिसमें ज्यादा जरे या रेत आ जाए तो उसमें फिर जब आप चोट लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा भी निकलेगा जी, वो निकल जाता है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि मैं खुद चली जाती हूँ, मैं उस पहाड़ के करीब चली जाऊंगी, देखूंगी कि हाँ इस पहाड़ से अच्छा पत्थर निकल रहा है। और फिर उसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है ना कि खास साइज और वेट, ये दो चीजें काउंट, क्योंकि आप जब रोड पे चल रहे होते हैं तो आपको पता है वो एक वेट का होता है कि जी इस ट्रॉलर ने इतना वेट लोड कर सकता है। तो वो भी मेरा एक बड़ा मसला होता है कि मैंने पत्थर तो रखवा लिया, 10 फुट से बड़ा रखवा लिया, उसके बाद पता चलता है रस्ते से गुजर नहीं पाएगा क्योंकि वेट ज्यादा हो गया। रोड जो है वो इजाजत नहीं देती कि रोड पहाड़ पे जाके तोड़ लिया करें। पहाड़ मैंने ये बहुत कोशिश की, लेकिन इसके लिए मेरे साथ हुकूमत पाकिस्तान को मिलना पड़ेगा ताकि पहाड़ पे जाके आपको अलाउ करें। मैं अकेले नहीं कर सकती और मुझे अलाउ उनको करना पड़ेगा कि ये वाला पहाड़ मैडम आप ले लें और इस पहाड़ को अब तराशें फिर। बिल्कुल ऐसे टी चौक के ऊपर ना रैंडम कुछ पत्थर ला के फेंके थे जब ये टी चौक बनने वाला था। तो उनकी कोई हाइट हो चुकी होगी 25-30 फीट के करीब। तो मेरा इतना दिल किया कि मैं लिखूं कमिश्नर रावलपिंडी को कि प्लीज इन पत्थरों को मत उठाएगा, ये इट्स सेल्फ एक स्कल्पचर लग रहे हैं। तो बड़ा मेरा दिल किया, लेकिन मैंने नहीं कहा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो क्या ना हो, कोई सुने ना सुने। सो दैट्स व्हाई नहीं आपकी सुन लेते, मेरा ख्याल है आप लिखती तो सुन लिया जाता, बल्कि उसमें वो ना आइडिया भी चूंकि आपका होता तो हल्का फुल्का अगर चेंज थोड़ा बहुत करना पड़ता और हो सकता है ना भी करना पड़ता, जो कि समझ वाकई ऐसा नेचुरली वो इतना अच्छा बन जाता है कि आपको बड़ा खूबसूरत वो लग रहा होता है। अच्छा, कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि रिसेंटली आपने बुनियादन मरसूस के थीम पर काम किया माशाल्लाह, थोड़ा उसके मुतालिक भी बताएं। इस हवाले से जो मैंने काम किया उसमें तो आपको पता है कि हमने किस तरह से दिखाया है कि किस तरह से हमारी जंग में हमने अपनी फतह हासिल की। और इस हवाले से जो शहर है उसमें एक भिम्बर है, गुजरांवाला है, कोयटा है, खारियां हैं और सियालकोट, मैंने इन जगहों पे काम किया है। और वो सारे म्यूरल्स हैं, दीवारों के ऊपर बनाया गया, बताया गया कि हमने किस तरह से अपनी जंग लड़ी और किस तरह से पाकिस्तानी शहरियों ने भी हमारा साथ। वाओ दैट्स वंडरफुल जी। और जिस तरह से बुनियादन मरसूस की एक फतह और उसको हम भी सेलिब्रेट अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और हर अंदाज से कर रहे हैं। सो ये आपका ज़ाहिर एक अंदाज है, आपका ज़ाहिर है उस पे काम जो मैं तो उसको प्रिजर्व कर रही हूं, आप उसे प्रिजर्व भी कर रही हैं। और हम जब वहाँ से गुजरते हैं उन स्पॉट से जहाँ पे आपका काम है तो फौरन से ना फ्लैशबैक होता है हमें बुनियादन मरसूस का, ओह यस दैट्स व्हाट हैपेंड, और ये वो गूज बम्स भी आते हैं और हम प्राइड भी फील होती है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सा ऐसा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है? पत्थरों पे जो मैंने भी आपको बताया कि मेरे आर्ट के करीब वो प्रोजेक्ट हैं जिन पे मैं इस वक्त काम करी। लेकिन मैंने 5 दिन पूरे रेस्ट लिए। जब 5वां दिन 5 तारीख मुझे कल पता चला कि 5 तारीख होगी तो एकदम मैं 4 दिन से सो रही हूँ बनता था ना, देखें आपने बहुत दिन रात काम किया जिस तरह आपने बताया। अच्छा थोड़ा सा मुझे बताएं, अभी टेड टॉक आपकी डिलीवर हुई है जी एक यूनिवर्सिटी में, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अच्छा, मैं पहले भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा चुकी हूँ, बल्कि पिछले दिनों में मैंने ऐसा किया कि जो इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध में उन यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल कॉलेजेस में जाती रही हूँ बच्चों को मिलने के लिए कि शायद मैं किसी बच्चे के लिए इस चीज़ का बायस बन सकूं कि मुझसे मुतासिर हो के वो आर्ट के ऊपर काम करें। तो मैंने पिछले 2 महीनों में काफ़ी सारे इंटीरियर्स में जाके विजिट किया, सिर्फ अपने उसके ऊपर रख के कि मुझे जाना है बच्चों से मिलने के लिए। तो इसी तरह से मैंने नस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉक को डिलीवर किया, लेकिन जो इस वक्त टेड टॉक थी वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और एक पता नहीं क्या एक अजीब सी अपने अंदर थी कि हाँ इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए, जिस तरह से यूथ ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरी उम्र के बच्चे थे और उन्होंने जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया और लेके चले, मैंने कहा क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। तो ये एक प्राइड का मुकाम था मेरे लिए। देखिए जुमला एक ही है, नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है, और हम 2 जगह पे इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम अक्सर देखते हैं नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है और फिर नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। वेरी पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव अप्रोच है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से हमारे वो नौजवान जो कि बहुत अच्छा काम करें, वी शुड अप्रिशिएट देम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो और अच्छा काम कर रहे हों। अच्छा, इसके साथ साथ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज, नाउ दैट्स समथिंग वेरी अमेजिंग, मैं चाहूँगा प्लीज़ उसके बारे में बताएं हमें। अच्छा, 2018 से ऑनवर्ड ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि पहले 2018 में पहली इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बनी, फिर 2024 में 3 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज एक साथ आई।
और मुझे कतई अंदाज़ा नहीं हो सका कि मुझे इनको थोड़ा सा अहमियत देनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली, एक बंदे ने मुझे शायद 2019 के आखिर में कांटेक्ट किया कि आप पे डॉक्यूमेंट्री बनानी, तो मैंने कहा ऐसा चल मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, कोरोना के डेज हैं, तो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो 2024 में जब मैंने प्रोजेक्ट्स करना दोबारा शुरू किया, ज़रा ये नॉर्मल हुआ पाकिस्तान के हालात, तो वो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री आई, तो वो जब मैंने बनवाना शुरू की तो मुझे पिछले वाले बंदे की कॉल से कि मैडम 2 साल से आपने मुझे वेट कराया हुआ, तो आपने दूसरों को टाइम दे दिया। जी, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था, मैं माफ़ी मांग सकती हूँ आपसे। मैंने कहा मैं तो एक पॉजिटिव फेस देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांग लूँगी आप लोगों से। तो उनका नहीं मैडम पहले हमारी डॉक्यूमेंट्री बनानी। मैंने कहा जी आज तो उनकी बन रही है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो मुझे तो खैर कर आके उनसे एक्सक्यूज़ करके दोबारा से अपनी डॉक्यूमेंट्री को उनके साथ बनवाया। तो यानी कि उस साल मेरी 3 डॉक्यूमेंट्रीज बनी, 2-2 3-3 माह के वक्फे से। उसमें जो सबसे ज़्यादा एजाज़ की बात थी, मुझे एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने एक आध बंदे से पूछ लिया, मैंने कहा ये मुझे क्यों मैसेज, मेरे तो पहले भी 3 बन चुकी हैं। तो उन्होंने कहा मैडम 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको 20 मिनट ऑन स्क्रीन दिखाया गया। वेरी ट्रू। तो ये आपके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो भी कि देखो, मतलब मैं फिर आप कहेंगे कुछ ज़्यादा ही अपनी कम उम्री की बात कर रही है। वैसे कि मैं है भी कम ही। नहीं, हम लोग मुझे खातून कहते हैं। नहीं गलत कहते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि देखो इतनी कम उम्र में मेरे पास एक और एजाज़ है कि 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री मेरे ऊपर बनी हुई है। तो एज सच पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता था, तो मैंने कहा चले आपके वसीले से इसको ना पाकिस्तान पहुंचाते हैं। सो रिफत, और ख़वातीन, लड़कियां और लड़कियां भी हैं आपकी तरह की जो कि इस फील्ड में हैं? दिल में आप मानते हैं कि खातून हो? मैं तो आपने कहा था मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है। मैं अक्सर औकात बल्कि मैं अभी बताया था ना कि मैं इंटीरियर पंजाब में गई, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे इंस्पायर होकर क्वेश्चंस किए कि कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरा बहुत दिल किया ये सब आएँ, ये खड़ी हो मेरे साथ। तो मुझे वैसे अफसोस की बात है कि वाकई पाकिस्तान में इस वक्त कोई लेडीज़ कैप्टन नज़र नहीं आ रही। लड़कों में अच्छी आई हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम है उनका, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन लेडीज़ कैप्टन मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। लड़कियाँ नज़र नहीं आ रही जिसमें? लड़कियाँ नज़र नहीं आ रही। We need more girls like रिफत शाहीन। हाँ, मैं देख रही हूँ ज्वेलरी बना रही हैं, इस तरह के छोटे मोटे जो हैंडीक्राफ्ट के काम है वो कर रही हैं, घर की हद तक कर रही हैं, अपना छोटा सा एक स्टूडियोज बना रखा है, लेकिन फील्ड में नहीं आ रही हैं। जब ये शाहीन चौक बन रहा था तो मेरी पूरी टीम कहती कि मैडम यहाँ पर कोई इस वक्त हमारे इर्द गिर्द 500-800 लोग काम कर रहे हैं चौक के ऊपर, एक वाहिद खातून आप खड़ी हुई। तो वो भी मेरे लिए एक प्राइड था कि मैं किस तरह से चीज़ों को लेके चल रही हूँ और किस तरह से मेरी टीम मुझे ऑनर करती है। तो उस वक्त लेकिन अफसोस भी हुआ कि काश यहाँ पर इसी कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर कुछ खवातीन भी खड़ी होती। सही बात है। जहाँ इतने मर्द खड़े हैं, पता चलता कि एक जगह को इस वाले पोर्शन को जो रोड बन रही है, इस ब्रिज को, ये अंडरपास को एक खातून लीड कर रही है। सही बात है। तो वो मुझे कुछ नजर नहीं आया। हाँ, ये लेकिन आप दुरुस्त कहा कि वाकई उसमें भी हमें नजर आना चाहिए। रिफत, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। जब आपसे बात होती है, क्योंकि आप माशाल्लाह काम इस तेजी के साथ कर रही होती हैं, फिर हमें होता है कि लेट्स हैव हर अगेन। अब इन प्रोजेक्ट से मुतालिक बात करते हैं और भी आइंदा आने वाले दिनों में हम दोबारा से इंशाल्लाह देखेंगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, पत्थरों की उन्होंने बात की, हम आपको दिखाएंगे वेरी सुन इंशाल्लाह। एनीवे जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाजत, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।